नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी मित्र। आपके अपने YouTube चैनल एक नए पहल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास की बात कर रहे थे और भारतीय इतिहास में दोस्तों हम पढ़ रहे थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उनका क्या कालक्रम रहता है, कब कब वो कंपनी की स्थापना करते हैं, क्यों करते हैं, कौन से स्थान पर करते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों हम पढ़ रहे थे कि बात करें 1611 की, और 1611 में सर्वप्रथम 1611 में दोस्तों मछलीपट्टनम में किसकी स्थापना करते हैं, कंपनी की स्थापना करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके क्रम के आगे बढ़े तो 1613 में दोस्तों ये करते हैं सूरत में, और जो वैधानिक की बात करें तो 1615, और उसके बाद दोस्तों ये 1640 में करते हैं दोस्तों मद्रास में, 1642 में करते हैं दोस्तों बालासोर में, और 1651 में अपनी अंतिम कंपनी स्थापना करते हैं दोस्तों कहाँ, हुगली। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी में दोस्तों जो अंग्रेज़ थे, ये अंग्रेज़ 3 व्यापारिक नगरों की स्थापना करते हैं भारत में। पहला व्यापारिक नगर था दोस्तों मद्रास, और मद्रास में एक कर्मचारी था दोस्तों कंपनी का, और उस कंपनी के कर्मचारी का नाम था दोस्तों फ्रांसिस डे। और ये फ्रांसिस डे क्या करता है दोस्तों, वहाँ के स्थानीय ज़मींदार से ज़मीन खरीदता है, और उस ज़मीन को खरीद कर वहाँ एक बस्ती का निर्माण करता है, और वो बस्ती आगे चलकर क्या कहलाई दोस्तों, मद्रास के नाम से जाने लगी। इसके बाद दोस्तों बम्बई प्रांत, बम्बई के राजा थे दोस्तों कौन, ब्रेगेजा की एक पुत्री थी कैथरीन, और इस कैथरीन का विवाह चार्ल्स सेकंड के साथ किया जाता है। और दोस्तों विवाह के अवसर पर पता है आपको दहेज प्रथा चलती है, और दहेज में दोस्तों क्या दिया, बम्बई प्रांत दे दिया किनको, चार्ल्स सेकंड को। और ये चार्ल्स सेकंड लालची था, और ये लालचपन में इतना अंधा हो गया था कि इनको पता नहीं चला, और ये लालच में अंधा होकर दोस्तों 1668 में 10 पाउंड किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या देता था दोस्तों, बम्बई प्रांत दे देता है, और आगे चलकर दोस्तों सूरत के स्थापन बम्बई प्रमुख के अंदर बन जाता है। इसके बाद दोस्तों मैंने पढ़ा कि जो कलकत्ता प्रांत है, यहाँ के राजा थे दोस्तों राजा चारनोक, और ये चारनोक दोस्तों 3 गांव वहाँ के स्थानीय ज़मींदार से खरीदता है, गोविंदपुर, सुल्तानाती और कलिकता, और इन तीनों को मिलाकर दोस्तों एक प्रांत का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाए दोस्तों, कलकत्ता। और वो 1911 तक ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी रहा। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे। देखिए दोस्तों इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 1664 में, और 1664 में अंतिम यूरोपीय कंपनी थी दोस्तों कौन, फ्रांसीसी अंतिम कंपनी। और अंतिम कंपनी के रूप में कौन आते हैं दोस्तों, फ्रांसीसी आते हैं भारत में। और 1664 में दोस्तों फ्रेंच कंपनी के नाम से कंपनी की क्या करते हैं दोस्तों, स्थापना करते हैं। और स्थापना करने वाले 2 व्यक्ति थे, एक तो था दोस्तों लुई 14, और एक था दोस्तों वहाँ का मंत्री था कोलवर्ट। कौन था दोस्तों, कोलवर्ट। ये दोनों मिलकर किसकी स्थापना करते हैं, फ्रेंच कंपनी की स्थापना करते हैं कहाँ दोस्तों, भारत में। इसके बाद में दोस्तों 1668 में, और 1668 में दोस्तों ये सूरत में किसकी स्थापना करते हैं दोस्तों, यूरोपीय कंपनी की स्थापना करते हैं। इसके बाद में 1669 में, और 1669 में दोस्तों एक व्यक्ति आता है फ्रैंक कैरोन। और ये फ्रैंक कैरोन क्या करता है दोस्तों, मछलीपट्टनम में एक कोठी की स्थापना करते हैं, मछलीपट्टनम में एक कोठी की क्या करते हैं दोस्तों, स्थापना करते हैं। और इसके बाद दोस्तों 1674 की बात करें, एक कंपनी का कर्मचारी था दोस्तों फ्रांसीसी मार्टिन, और ये फ्रांसीसी मार्टिन दोस्तों क्या करता है, और ये फ्रांसीसी मार्टिन दोस्तों पांडिचेरी की क्या करता है, स्थापना करता है। और ये पांडिचेरी दोस्तों यूरोपियों का या फ्रांसीसियों का सबसे शक्तिशाली केंद्र था। देखिए दोस्तों मैंने पढ़ा 1664 में अंतिम यूरोपीय कंपनी भारत में आती है, और ये पूर्ण रूप से 1668 में आती है। कंपनी की स्थापना दोस्तों कौन सी क्या नाम से करते हैं, फ्रेंच कंपनी के नाम से। और इस कंपनी का नाम फ्रेंच रखते हैं कौन, कोलवर्ट और लुई 14। ये इस कंपनी की स्थापना करते हैं। उसके बाद में 1669 में दोस्तों फ्रैंक कैरोन मछलीपट्टनम में एक कोठी की स्थापना करते हैं। इसके बाद में 1674 में दोस्तों पांडिचेरी की स्थापना करते हैं, और पांडिचेरी की स्थापना कौन करते हैं दोस्तों, फ्रांसीसी मार्टिन। और ये पांडिचेरी आगे चलकर दोस्तों फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र बन जाता है। देखिए दोस्तों हमने यहाँ तक पढ़ा, अब हम आगे चलते हैं। आप दोस्तों साथ के साथ नोट करते चले ताकि आपके नोट्स अच्छे बन जाए, ताकि आपको बाद में अगर रिवाइज़ करें तो कोई समस्या ना हो। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों 18वीं शताब्दी की। कौन सी शताब्दी दोस्तों, 18वीं शताब्दी। और इस 18वीं शताब्दी में क्या होता है दोस्तों, फ्रांसीसी
फ्रांसीसी और अंग्रेज़ आपस में लड़ते हैं। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ आपस में लड़ते हैं, किस बात को लेकर लड़ते हैं दोस्तों? भारत में व्यापार का वर्चस्व स्थापित करने के लिए। भारत पर व्यापार का क्या करने हेतु दोस्तों? वर्चस्व स्थापित करने हेतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? फ्रांसीसी और अंग्रेज़। और दोस्तों ये आपस में करते हैं 3 युद्ध, और ये 3 युद्ध दोस्तों भारत में कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता था। इन तीनों युद्धों को भारत में किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? कर्नाटक के युद्ध के बारे में। और उसके बाद हम दोस्तों एक एक करके इन युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं 18वीं शताब्दी की। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के मध्य दोस्तों युद्ध होते हैं, किसके लेकर? भारत में व्यापार को, वर्चस्व को लेकर के हम आगे बढ़ें। फ्रांसीसी बोलते हैं कि हम व्यापार करेंगे, और अंग्रेज़ बोलते हैं कि हम व्यापार करेंगे, और ये आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। और वो जो आक्रमण करते हैं दोस्तों, वो 3 युद्ध के रूप में जाना जाता है। और उन तीनों युद्धों को भारत में क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्नाटक का युद्ध। अब दोस्तों पहला कर्नाटक के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, किसके क्या कारण रहे होंगे। देखिए दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका समय था दोस्तों 1746 से लेकर 1746 से लेकर 1748। देखिए दोस्तों, सवाल आएगा आरएस में, मेंस में आ सकता है कि कर्नाटक युद्ध को के बारे में बताइए, कर्नाटक युद्ध के बारे में टिप्पणी लिखिए, या कर्नाटक युद्ध को समझाइए। तो दोस्तों सर्वप्रथम इसके हम कारण लिखते हैं कि क्या कारण रहे होंगे। तो इसका दोस्तों पहला कारण था दोस्तों ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकारी, और ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकारी का मामला था दोस्तों। उत्तराधिकारी, एक तरफ फ्रांसीसी चाहते थे कि हम ऑस्ट्रिया पर क्या करें दोस्तों? उत्तराधिकारी बने ऑस्ट्रिया का, और दूसरी तरफ अंग्रेज चाहते थे कि हम भी दोस्तों उत्तराधिकारी का बने, किसका? ऑस्ट्रिया का। और ये दोस्तों सबसे मुख्य कारण माना जाता है किस युद्ध का दोस्तों? प्रथम कर्नाटक युद्ध का। दूसरा कारण था दोस्तों अमेरिका के जितने भी डोमिनियन स्टेट है दोस्तों, उपनिवेशिक देश हैं, अमेरिका के जो उपनिवेश थे दोस्तों, उपनिवेश, और अमेरिका के उपनिवेशों पर दोस्तों अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दोस्तों ये आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। और तीसरा कारण दोस्तों क्या था? भारत में व्यापार पर वर्चस्व स्थापित करना। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा 3 कारण थे दोस्तों। पहला कारण क्या था? ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकारी का सबसे मुख्य कारण। दूसरा कारण था दोस्तों अमेरिका के जितने भी डोमिनियन स्टेट हैं उन पर वर्चस्व स्थापित करना। तीसरा कारण था दोस्तों भारत में व्यापार पर क्या करना दोस्तों? एक अधिकार बनाए रखना। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से 1748। कारण था दोस्तों ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकारी का, अमेरिका के जो उपनिवेश देश थे उन पर अधिकार करने का, और भारत में व्यापार पर अपना आधिपत्य जमाने हेतु आपस में युद्ध करते हैं। कौन कौन दोस्तों? फ्रांसीसी और अंग्रेज। और यही दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, इस प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो शुरुआत पहल करता है, इसको इनिशिएट कौन करता है दोस्तों? वो करते हैं दोस्तों अंग्रेज। इनमें फ्रांसीसी गलती नहीं करते, और अंग्रेज़ युद्ध के लिए उतावले होते हैं। इनमें बड़ा उतावलापन था। और दोस्तों अंग्रेज़ अधिकारी था, और अंग्रेज़ अधिकारी का नाम था दोस्तों वार्नेट। अरे क्या नाम था? वार्नेट। ये वार्नेट क्या करता दोस्तों? फ्रांसीसी जो जहाज़ थे दोस्तों, फ्रांसीसी के कुछ जहाज़ों को क्या कर लेता दोस्तों? गिरफ्त में कर लेता है, उन्हें पकड़ लेता है। कौन पकड़ लेता दोस्तों? अंग्रेज़ अधिकारी वार्नेट। और इन जहाज़ों को पढ़ने के बाद दोस्तों फ्रांसीसियों में आक्रोश आता है, और आक्रोश के में 2 व्यक्ति थे दोस्तों, वहाँ के गवर्नर थे। कौन थे दोस्तों? गवर्नर। और एक गवर्नर था दोस्तों ला ब्रूडोन। अरे कौन था? ला ब्रूडोन। और दूसरा था दोस्तों डुप्ले। कौन था दोस्तों? डुप्ले। ला ब्रूडोन और डुप्ले दोस्तों भारत में आकर क्या कर लेते हैं दोस्तों? मद्रास पर अधिकार कर लेते हैं। मद्रास पर अधिकार कौन कर लेते हैं दोस्तों? फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी के 2 व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पहला व्यक्ति था दोस्तों ला ब्रूडोन, और दूसरा था डुप्ले। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा युद्ध की शुरुआत करते हैं दोस्तों अंग्रेज़, और अंग्रेज़ों में एक अधिकारी था दोस्तों वार्नेट। ये वार्नेट क्या करता है दोस्तों? फ्रांसीसियों के कुछ जहाज़ों को पकड़ लेता है, अपनी गिरफ्त में कर लेता है। इससे गुस्सा होकर दोस्तों फ्रांसीसी गवर्नर ला ब्रूडोन और डुप्ले मद्रास पर अपना अधिकार जमा लेते हैं।
और इसी युद्ध को लेकर दोस्तों एक संधि होती है फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच, और उस संधि का नाम है दोस्तों एला सापल की संधि। एला सापल संधि का नाम क्या दोस्तों? एला सापल की संधि। एला सापल, एला सापल। और दोस्तों जो ये एला सापल की संधि है ये कब होती है? 1748 में। अब देखिए दोस्तों, इस एला सापल की संधि के तहत क्या हुआ? ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी तो युद्ध था दोस्तों, उत्तराधिकारी को लेकर जो युद्ध हो रहा था, उत्तराधिकारी, और ये उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध जो हो रहा था वो दोस्तों क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। पहला काम तो ये हुआ इस संधि के तहत। दूसरा समझौता ये हुआ कि कर्नाटक युद्ध क्या हो जाता है दोस्तों? समाप्त हो जाता है। और एक दूसरे के जो जीते हुए जो प्रदेश थे दोस्तों वह वापस लौटा दिए जाते थे, लौटा दिए जाते हैं एक दूसरे को। फ्रांसीसियों को दे दिए जाते हैं, और अंग्रेज़ों के ने जो जीते थे वो फ्रांसीसियों को दे देते हैं, और जो फ्रांसीसी अंग्रेज़ों से जीते थे वो अंग्रेज़ों को वापस दे देते हैं। और दोस्तों उस टाइम दोस्तों मद्रास जो अंग्रेज़ थे दोस्तों, उन अंग्रेज़ों को दोस्तों मद्रास प्रांत दे देते हैं। कौन सा प्रांत? मद्रास। और जो फ्रांसीसी है वो दोस्तों उनको दोस्तों एक स्थान अमेरिका का लुईबर्ग, और वो लुईबर्ग प्राप्त हो जाता है। किन को? फ्रांसीसी को। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एक संधि, और संधि का नाम है क्या दोस्तों? एला सापल की संधि। और ये एला सापल की संधि 1748 में होती है। देखिए दोस्तों, इस संधि के क्या परिणाम हुए, इनके क्या कारण निकले सामने, कि जो उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा था ऑस्ट्रिया को लेकर वो समाप्त हो जाते हैं। कर्नाटक का युद्ध, इसकी समाप्ति हो जाती है, और एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए जाते हैं। और भारत में दोस्तों अंग्रेज़ों को मद्रास प्रांत दे दिया जाता है, और फ्रांसीसियों को दोस्तों अमेरिका में एक स्थान है, और स्थान का नाम है दोस्तों लुईबर्ग। देखिए दोस्तों, आप साथ के साथ नोट करते चलें ताकि बाद में आप पढ़ो तो आपको पढ़ने में सहूलियत रहें, पढ़ने में आसानी रहे। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं, ये पहला कर्नाटक युद्ध था दोस्तों जो हमारा समाप्त हो गया। अब पढ़ते हैं दोस्तों दूसरा कर्नाटक युद्ध। ये हुआ दोस्तों 1749 से लेकर 1744 तक हुआ। और दोस्तों ये युद्ध था, इसका कारण क्या था दोस्तों? दो रियासत थी भारत की उस टाइम, दो शहर थे। एक तो था दोस्तों हैदराबाद, दूसरा था दोस्तों कर्नाटक। कौन सा था दोस्तों? कर्नाटक। और इन कर्नाटक और हैदराबाद का दोस्तों क्या मामला था? उत्तराधिकारी का। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का मामला था, इसी तरह दोस्तों उत्तराधिकारी का मामला था। किसका? कर्नाटक और हैदराबाद पर। इन पर दोस्तों आधिपत्य स्थापित करने के लिए, इन पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों व अंग्रेज़ों के मध्य, फ्रांसीसियों व अंग्रेज़ों के मध्य क्या होते हैं दोस्तों? युद्ध होते हैं। कौन सा युद्ध होता है दोस्तों? कर्नाटक का युद्ध होता है। फ्रांसीसियों व अंग्रेज़ों के बीच में कौन सा युद्ध होता है दोस्तों? कर्नाटक का युद्ध होता है। देखिए दोस्तों, हैदराबाद का एक नवाब था, और नवाब का नाम था दोस्तों चिनकलीज खान। चिनकलीज खान। और ये इसका दूसरा नाम आता दोस्तों आसफ जहाँ। चिनकलीज खान या आसफ जहाँ का क्या हो जाता है दोस्तों? देहांत हो जाता है, या इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों इनके एक बेटा था। बेटे का नाम क्या था दोस्तों? नासिर जंग। बेटे का नाम क्या था दोस्तों? नासिर जंग। और इसका जो पौत्र था, इस पौत्र का नाम था दोस्तों मुजफ्फर जंग। क्या नाम था दोस्तों? मुजफ्फर जंग। और मुजफ्फर जंग और दोस्तों नासिर जंग के मध्य भयंकर क्या होता है? संघर्ष होता है। और इसके बाद दोस्तों कर्नाटक का नवाब था, और कर्नाटक के नवाब का नाम था दोस्तों अनवरुद्दीन। क्या नाम था दोस्तों? अनवरुद्दीन। और इस अनवरुद्दीन और एक था दोस्तों चंदा साहिब। कौन था दोस्तों? चंदा साहिब। और दोस्तों अनवरुद्दीन और चंदा साहिब, और इस चंदा साहिब के बीच संघर्ष होता है भयंकर। और दोस्तों जो अनवरुद्दीन और नासिर जंग का दोस्तों साथ कौन देते हैं दोस्तों? अंग्रेज़ दे देते हैं। अंग्रेज़ किन किन का साथ देते हैं दोस्तों? अनवरुद्दीन और नासिर जंग का। और दोस्तों चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग का साथ कौन देता है दोस्तों? फ्रांसीसी। कौन देता है दोस्तों? फ्रांसीसी इनके पक्ष में थे। फ्रांसीसी पक्ष में थे दोस्तों किन के? चंदा साहिब के। और अनवरुद्दीन और नासिर जंग के पक्ष में कौन थे दोस्तों? अंग्रेज़ थे। देखिए दोस्तों हमने पढ़ा दोस्तों
द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर इनमें वर्चस्व स्थापित करने तो दोस्तों दूसरा कर्नाटक का युद्ध होता है फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच। और हैदराबाद के नवाब थे दोस्तों चिनकलिज खां या आसफ जहां, इनका देहांत हो जाता है। और दोस्तों इनका देहांत होने के बाद इनके पुत्र थे दोस्तों नासिर जंग और पौत्र थे मुजफ्फर जंग, इनके मध्य संघर्ष होता है। और कर्नाटक के नवाब थे दोस्तों अनवरुद्दीन, और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का साथ देते हैं अंग्रेज़ और चंदा सिंह का साथ देते हैं दोस्तों कौन, फ्रांसीसी। अब दोस्तों इसके आगे चलते हैं। इसके बाद में दोस्तों इनके मध्य संधि होती है 1753 में, और वो संधि कहलाती है दोस्तों पांडिचेरी की संधि। अरे कौन सी संधि? पांडिचेरी की संधि। और इस पांडिचेरी की संधि के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों एक संधि होती है और संधि का नाम है दोस्तों पांडिचेरी की संधि। संधि का नाम पांडिचेरी की संधि। और दोस्तों ये पांडिचेरी की संधि हुई थी दोस्तों 1753 में। और दोस्तों इस संधि के तहत द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध चल रहा था दोस्तों, दूसरा कर्नाटक युद्ध, इस युद्ध की क्या होती है दोस्तों, समाप्ति हो जाती है। किस संधि के तहत? सवाल आएगा किस संधि के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है दोस्तों? पांडिचेरी की संधि के तहत। और एक दूसरे की जो जीते हुए प्रदेश थे वो वापस लौटा दिए जाते हैं। और दोस्तों चिनकलिज और इस चिनकलिज खान के तीसरे पुत्र थे। इसका तीसरा जो बेटा था दोस्तों, उस बेटे का नाम था दोस्तों मोहम्मद अली। क्या नाम था दोस्तों? मोहम्मद अली। और इस मोहम्मद अली को दोस्तों किसका नवाब बना दिया जाता है दोस्तों? हैदराबाद का नवाब बना दिया जाता है। किनको दोस्तों? चिनकलिज खां को हैदराबाद का नवाब बना दिया जाता है। और दूसरी तरफ दोस्तों दूसरी तरफ चंदा साहिब के एक पुत्र थे, और उस पुत्र का नाम था दोस्तों सलामत खां या सलामत जंग। और इस सलामत खां या सलामत जंग को दोस्तों कर्नाटक का क्या बना दिया जाता है दोस्तों? नवाब बना दिया जाता है। कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है। किसे दोस्तों? सलामत खां को। और दोस्तों फ्रांसीसी दोस्तों इस युद्ध में फ्रांसीसी की पराजित होती है, फ्रांसीसी हार जाते हैं। और इस पराजित का दोस्तों दोष किन्हें देते हैं दोस्तों? इस पराजित का दोस्तों वो अंग्रेज़ देते हैं दोस्तों लाबुडोन को दोष देते हैं। और दूसरा व्यक्ति था दोस्तों जो डुप्ले, जिन्होंने दोस्तों क्या किया था? लाबुडोन और डुप्ले, इन्होंने दोस्तों मद्रास पर अधिकार किया था। और ये दोषी मानते हैं दोस्तों फ्रांसीसी किनको? लाबुडोन को और डुप्ले को, कि हमारे द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो हार हुई दोस्तों ये किन की वजह से हुई है? लाबुडोन और डुप्ले। और इनको दोषी करार कर दे देते हैं कौन दोस्तों? फ्रांसीसी। और दोस्तों जो लाबुडोन है, इस लाबुडोन को दोस्तों जेल भेज दिया जाता है। और डुप्ले है दोस्तों, इस पर कौन सा जुर्माना लगाया जाता है दोस्तों? आर्थिक जुर्माना लगा दिया जाता है। देखिए दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संधि, और संधि का नाम है दोस्तों पांडिचेरी की संधि। और ये पांडिचेरी की संधि दोस्तों 1753 में हुई थी फ्रांसीसियों व अंग्रेज़ों के बीच। जीते हुए प्रदेश एक दूसरे को वापस लौटा दिए जाते हैं और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। कौन सी संधि के तहत? पांडिचेरी की संधि के तहत। इसके बाद दोस्तों चिनकलिज खां थे, इसके बेटे का नाम था दोस्तों क्या? तीसरा बेटा था इसका, तीसरे पुत्र का नाम था दोस्तों क्या? मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली को दोस्तों नवाब बना दिया जाता है। किसका? हैदराबाद का। और चंदा साहिब के बेटे सलामत खां को दोस्तों नवाब बना दिया जाता है। किसका? कर्नाटक का। दोस्तों इनका आप साथ के साथ नोट करते चलिए। और इसके बाद दोस्तों हम पढ़ रहे हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध। पांडिचेरी की संधि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई। फ्रांसीसी अपने हार का दूसरा द्वितीय युद्ध होता है, इसको हार का कारण मानते हैं। किसको दोस्तों? फ्रांसीसी और डुप्ले को, लाबुडोन और डुप्ले को। और ये फ्रांसीसी लाबुडोन को दोस्तों जेल भेज देते हैं और डुप्ले पर आर्थिक जुर्माना लगा दिया जाता है। और दोस्तों इस संधि के तहत दोस्तों परिणाम ये हुआ कि दोस्तों चंदा साहिब के बेटे का नाम था दोस्तों सलामत खां, इनको दोस्तों कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है। और हैदराबाद के जो चिनकलिज खां थे, इन चिनकलिज खां के तीसरे पुत्र थे, और तीसरे पुत्र का नाम था दोस्तों मोहम्मद अली। और इस मोहम्मद अली को दोस्तों किसका नवाब बना दिया जाता है? हैदराबाद का नवाब बना दिया जाता है। किस संधि के तहत? पांडिचेरी संधि के तहत। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध। और ये तीसरा कर्नाटक युद्ध होता दोस्तों 1756 से लेकर 1763 तक। और दोस्तों ये युद्ध 7 साल तक चला या 7 वर्ष तक चला, इसी कारण दोस्तों इसे कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध।
कौन सा युद्ध कहते हैं दोस्तों? इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। सवाल आएगा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध कहलाता है? तो कौन सा युद्ध था दोस्तों? कर्नाटक का तृतीय युद्ध। दोस्तों इस युद्ध का क्या कारण था? इस युद्ध का कारण था दोस्तों, एक देश है, देश का नाम है दोस्तों कनाडा। देश और देश का नाम कनाडा। इस कनाडा को लेकर दोस्तों यूरोप में लड़ रहे थे। यूरोप में युद्ध हो रहा था भयंकर, किन किन के बीच? फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच। और आपको पता है दोस्तों, जब पीरियड चल रहा था कौन सा? सहायक संधि वाला, ये सॉरी व्यापार का, यूरोपीय कंपनियों का। तो उस टाइम क्या होता था दोस्तों, जो भी घटनाएं वर्ल्ड में होती थी उस घटना का प्रभाव पड़ता था दोस्तों भारत में। और दोस्तों ये वैश्विक घटना थी। क्या घटना थी? कनाडा देश को लेकर यूरोप में फ्रांसीसी व अंग्रेज़ झगड़ रहे थे, और इश्यू को लेकर दोस्तों फ्रांसीसी और यूरोप झगड़ रहे थे, और अंग्रेज़ झगड़ रहे थे यूरोप में, और भारत में झगड़ने लगे कौन दोस्तों? फ्रांसीसी व अंग्रेज़ भारत में भी लड़ने लगे। और दोस्तों इस काल के दौरान 1756 से लेकर 1763 तक 7 साल के काल में दोस्तों अनेक छोटे मोटे क्या हुए दोस्तों? युद्ध हुए। अनेक छोटे मोटे युद्ध हुए, छोटे बड़े युद्ध या छोटे मोटे युद्ध हम जिसे कह सकते हैं। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध था दोस्तों, वो था बांडीवास का युद्ध। कौन सा था दोस्तों? बांडीवास। सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध कौन सा था दोस्तों? बांडीवास। और ये बांडीवास का युद्ध दोस्तों अंग्रेज़ जीत जाते हैं। अंग्रेज़ों के एक व्यक्ति थे दोस्तों आयरकुट, और आयरकुट वर्सेस ये युद्ध होता है दोस्तों काउंट लली के पक्ष में, काउंट लली। और ये काउंट अली थे दोस्तों फ्रांसीसी, इसकी हो जाती है दोस्तों हार, और ये हो जाते हैं विजय। ये जीत जाते हैं किस युद्ध में दोस्तों? बांडीवास के युद्ध में। और ये युद्ध हुआ था दोस्तों जनवरी 1761 में। कब हुआ था दोस्तों? जनवरी 1761 में। देखिए दोस्तों हम पढ़ रहे हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 के मध्य हुआ। 7 साल तक चला, 7 वर्ष तक चला। 7 वर्ष तक चलने के दौरान दोस्तों इसको कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। 7 साल तक चला और 7 वर्ष तक चलने के कारण इसको दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। कारण क्या था दोस्तों? कर्नाटक था, और इस कनाडा और कर्नाटक देश को लेकर यूरोप में दोस्तों फ्रांसीसी और अंग्रेज़ आपस में लड़ रहे थे। और दोस्तों जो वैश्विक घटना होती थी उस टाइम, उस पर प्रभाव पड़ता था दोस्तों भारत पर। और भारत में भी दोस्तों इसको देख के फ्रांसीसी और अंग्रेज़ आपस में लड़ने लग जाते हैं। और इस 7 साल के अंतराल में बहुत सारे छोटे बड़े युद्ध होते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध था दोस्तों बांडीवास का, जो जनवरी 1761 में लड़ा गया। और इस युद्ध में आयरकुट और काउंट लली एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। काउंट लली फ्रांसीसी था और आयरकुट दोस्तों अंग्रेज़ था। ये अंग्रेज़ जीत जाता है, कौन? आयरकुट। और फ्रांसीसी काउंट लली हार जाता है। इसके बाद एक संधि होती है, संधि का नाम दोस्तों पेरिस की संधि। देखिए दोस्तों हम पढ़ रहे हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध, एक बार और समझाता हूँ। और दोस्तों ये युद्ध हुआ था 1756 से 1763 तक, 7 साल तक चला, इसलिए दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध। कारण क्या था दोस्तों? कनाडा को लेकर यूरोप में लड़ रहे थे कौन? फ्रांसीसी व अंग्रेज़। और जनवरी 1761 में सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध होता है दोस्तों बांडीवास का। और इस टाइम पीरियड में दोस्तों अनेक छोटे मोटे युद्ध होते हैं। और ये जो बांडीवास का युद्ध हुआ दोस्तों जनवरी 1761 में हुआ। किन किन के वर्सेस हुआ? आयरकुट वर्सेस काउंट लली। और जो जीते हुए काउंट आयरकुट जो अंग्रेज़ थे दोस्तों वो जीत जाते हैं। और हार किसकी होती है दोस्तों? काउंट लली की, और आयरकुट इसमें जीत जाता है। और इस युद्ध की समाप्ति के बाद दोस्तों एक संधि होती है, और संधि का नाम है दोस्तों पेरिस की संधि। और ये पेरिस की संधि होती है दोस्तों 1763 में। 1763 में दोस्तों कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि के तहत दोस्तों एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए जाते हैं। 1763। और इस 1763 में दोस्तों एक संधि होती है, संधि का नाम है दोस्तों पेरिस। और पेरिस की संधि होती है दोस्तों कब? 1763 में। और इस संधि के तहत दोस्तों जीते हुए प्रदेश एक दूसरे को वापस लौटा दिए जाते हैं। और जो फ्रांसीसी है दोस्तों, इन फ्रांसीसियों से दोस्तों किलेबंदी का अधिकार ले लेते हैं कौन? अंग्रेज छीन लेते हैं फ्रांसीसियों से। कौन सा अधिकार दोस्तों? किलेबंदी का अधिकार। और दोस्तों किलेबंदी का अधिकार छीनने के बाद दोस्तों इनका वर्चस्व कमज़ोर हो जाता है। कौन? किन का वर्चस्व कमज़ोर हो जाता है दोस्तों? फ्रांसीसियों का वर्चस्व कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। और फ्रांसीसी दोस्तों उस टाइम दोस्तों महज एक व्यापारी बनकर दोस्तों भारत में व्यापार करते हैं। किस कारण करते हैं दोस्तों? किलेबंदी। और ये किलेबंदी का जो अधिकार दोस्तों वो छीन लेते हैं कौन? अंग्रेज़। और उसके बाद में दोस्तों एक साधारण व्यापारी बन के रह जाते हैं कौन? फ्रांसीसी।
जीते हुए प्रदेश एक दूसरे को लौटा दिए जाते हैं। किस संधि के तहत? पेरिस की संधि के तहत। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों सर्वशक्तिशाली बन जाते हैं दोस्तों कौन? सर्वशक्तिशाली बन जाते हैं दोस्तों अंग्रेज। सर्वशक्तिशाली कौन बन जाते हैं दोस्तों? अंग्रेज। किस संधि के तहत? पेरिस की संधि के तहत। देखिए दोस्तों हम पढ़ रहे हैं एक संधि, और संधि का नाम है दोस्तों पेरिस की संधि, 1763 में हुई। और दोस्तों इस संधि के तहत जीते हुए प्रदेश फ्रांसीसियों को दे दिए गए वापस, और अंग्रेज़ों को वापस अंग्रेजी प्रांत दे दिए गए। और इसके बाद दोस्तों किलेबंदी का जो अधिकार था किन को दोस्तों? फ्रांसीसियों को। इनसे छीन लेते हैं कौन? अंग्रेज। और अंग्रेज छीनने के बाद दोस्तों फ्रांसीसी भारत में एकमात्र व्यापारी बनकर रह जाते हैं, और इनका वजूद लगभग क्या हो जाता है दोस्तों? समाप्त हो जाता है भारत में। किनका? फ्रांसीसियों का। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों अंग्रेज भारत में सर्वशक्तिशाली क्या बन जाते हैं दोस्तों? कंपनी बन जाती है। या सर्वशक्तिशाली कौन बन जाती है दोस्तों? अंग्रेज बन जाते थे। देखिए दोस्तों हमने पढ़ा संधि, और संधि का नाम है दोस्तों पेरिस की संधि, 1763 में हुई। जीते हुए प्रदेश एक दूसरे को वापस लौटा दिए गए। किलेबंदी का अधिकार था दोस्तों, और किलेबंदी का अधिकार फ्रांसीसियों से कौन छीन लेते हैं दोस्तों? अंग्रेज। और अंग्रेज इस किलेबंदी का अधिकार छीनने के बाद दोस्तों जो फ्रांसीसी है वो भारत में एकमात्र व्यापारी बनकर रह जाते हैं, और इनका वजूद लगभग बिल्कुल कम हो जाता है या लगभग समाप्त हो जाता है। और इसके बाद में सर्वशक्तिशाली कौन बन जाता है दोस्तों? अंग्रेज। और अंग्रेज भारत में फिर व्यापार करते हैं। देखिए दोस्तों आज यूरोपीय कंपनी वाला जो पार्ट था, जो टॉपिक था हमारा, जो पोर्शन था, वो लगभग समाप्त हो गया है। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम कल का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों बंगाल और अंग्रेज़। बंगाल एक समृद्धिशाली प्रांत था, और इस प्रांत पर दोस्तों अंग्रेज किस प्रकार अधिकार करते हैं, किस प्रकार इस पर आधिपत्य स्थापित करते हैं, इनके बारे में बड़े डिटेल से, बड़े गहनता से अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपने सुझाव ज़रूर देना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।